अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लास्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में तकरीबन 3 से 4 तरह के आपके सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपकी आसानी के लिए इन तमाम क्वेश्चंस को मैंने पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इस पीडीएफ फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप वीडियो ऑन करेंगे, वीडियो के नीचे वीडियो का टाइटल चल रहा होगा, उसके नीचे एक लाइन में आपको व्यूज़ लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही आप उस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, वहाँ पे लिंक होगा, आप उसको क्लिक करेंगे, वहाँ से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ड क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब है। जब भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई टैबलेट बनाते हैं, कोई सिरप बनाते हैं, तो हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमने बनाई है वो पेशेंट के लिए सेफ्टी प्रोफाइल का काम करे, यानी कि उससे पेशेंट को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रोडक्ट के मेयार को देखना पड़ता है। प्रोडक्ट के मेयार को देखने के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। सम टाइम जब हम दवाई बना रहे होते हैं, तो हर स्टेप के ऊपर हम दवाई की क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं कि इसके अंदर किसी किस्म के कोई जरासीम तो मौजूद नहीं है, किसी किस्म के कोई इन्फेक्टेड पार्टिकल्स तो नहीं आ गए, डस्ट तो नहीं आ गई। तो इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करना, मेनटेन करना बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है। इसके लिए हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल लैब्स होती हैं तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, वो अपने इन तमाम प्रोडक्ट को बनाने के बाद क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर भेजती हैं। क्वालिटी कंट्रोल लैब इन प्रोडक्ट को चेक करती है, और जब वो ओके कर देती है कि जो प्रोडक्ट हैं ये सेफ़ हैं पेशेंट के लिए, तो फिर हम उनको मार्केट के अंदर सेल करते हैं और पेशेंट तक उसको पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। द वर्ड क्वालिटी रेफर्स टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। लफ्ज़ क्वालिटी का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट की खसूसियात फ्रॉम बोथ अ क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। या आपका एमसीक्यू आ सकता है कि क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब होता है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अगर मौजूद है, तो उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की आपने ना सिर्फ मयार को देखना है, बल्कि उसकी मिकदार को भी देखना है कि कितनी मिकदार में आपने प्रोडक्ट बनाई है, और वो प्रोडक्ट आपकी किस मयार पे पूरी उतर रही है। तो दोनों चीज़ें इसमें आनी चाहिए, इसमें क्वालिटी भी आनी चाहिए और क्वांटिटी भी आनी चाहिए। इन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, जब आप क्वालिटी कंट्रोल का अमल कर रहे होते हैं, लेबॉर्ट्री टेक्निक्स आर यूज्ड। तो हम बेसिकली प्रोडक्ट को कैसे चेक करते हैं कि प्रोडक्ट जरासीम से पाक है या पाक नहीं है। उसके लिए हम प्रोडक्ट की लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्टिंग करते हैं। उसमें चेक करते हैं कि इसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म फ्री है या नहीं है, इसमें पैरोजेंस हैं या नहीं है। तो ये सारे के सारे काम किस में होते हैं, लेबॉर्ट्री में होते हैं। इसलिए हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी कंट्रोल लैब जो है वो होनी चाहिए। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आप किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हों, चाहे वो पेरेंटल्स बना रही हैं, चाहे वो आपके ओरल मेडिकेशंस बना रही हैं, उन तमाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल हैज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। क्वालिटी कंट्रोल के मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ आप कह सकते हैं इसके मौक़े होते हैं या मुख्तलिफ ख़यालात होते हैं कि किस तरह से हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें क्वालिटी को चेक करने के जो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, पर्सपेक्टिव उनके डिफरेंट होते हैं। जो लोकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं। इन सम इंडस्ट्रीज़ क्वालिटी कंट्रोल मीन्स दैट एंड प्रोडक्ट शुड फुलफिल द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे वो आपको बताना चाहता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिसमें ये देखा जाता है कि जब आपने प्रोडक्ट मुकम्मल तौर पर बना दी है, तो प्रोडक्ट को बनाने के बाद आखिरी स्टेप पर हम प्रोडक्ट को क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से गुजारते हैं, और उसको हम रेडिएशंस के ज़रिए से, या हम उसको केमिकल्स के ज़रिए से, या हम उसको फ़िज़िकल मेथड के ज़रिए से स्टरलाइज़ करते हैं, जरासीम से पाक करते हैं, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए हुए हैं। माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन का पूरा चैप्टर आपने वहाँ पे पढ़ा है कि किस तरह से प्रोडक्ट को जरासीम से पाक किया जाता है। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम प्रोडक्ट पहले मुकम्मल बना लेते हैं, और बनाने के बाद फाइनल स्टेप पर हम उसको स्टरलाइज़ करते हैं, जरासीम से पाक करते हैं और उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। बट सम टाइम ऐसा होता है, जो अच्छी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो ये करती हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई सिरप बना रहे हैं, तो सिरप बनाने से पहले जिस सिरप के अंदर जिस कंटेनर के अंदर आपने उस सिरप को डालना होगा, पहले उस कंटेनर की क्वालिटी को चेक किया जाएगा कि वो जो कंटेनर है वो जरासीम से पाक है या नहीं है। उसके बाद जो भी आपने मेन इंग्रेडिएंट उस सिरप के अंदर डालना होगा, उस इंग्रेडिएंट की क्वालिटी को चेक किया जाएगा कि ये इंग्रेडिएंट जरासीम से पाक है या नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं, तो आप बल्क में ख़रीदते हैं। तो बल्क में जब आप ख़रीदते हैं, तो चांसेस होते हैं कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो सकते हैं। उसके बाद उस
उस इंग्रेडिएंट के अंदर जो आपका फार्मास्यूटिकल मेन इंग्रेडिएंट है उसके अंदर जब आपने और बाकी चीज़ें ऐड करनी हैं तो उन चीज़ों की भी अलग अलग जो है वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं कि वो आपने डायलूमेंट्स डालने हैं, बाइंडर्स डालने हैं, आपने कोई लिक्विड डालना है, कोई कलरिंग एजेंट डालना है, कोई किसी भी तरह का कोई और एजेंट डालना है, तो उन सब को अलग अलग चेक किया जाता है कि वो तमाम की तमाम चीज़ें जरासीम से पाक हो हैं या नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। देन उनको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद फिर हम उसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जब पूरी प्रोडक्ट बन जाती है और वो हम उसको पैक कर देते हैं, फिर भी हम उसकी क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। सो क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल मीन्स, तो फार्मास्यूटिकल्स में क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है टू इंश्योर द प्रोडक्ट आइडेंटिटी, कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आसानी से पहचान में आई जा सके, वो प्योर होनी चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म के कोई घूमते हुए पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ से मुराद है जो आपने दवाई के बाहर लिखा है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंटेनर के अंदर जो है वो 5% 5% आप कह दें जी पैरासीटामोल मौजूद है। तो फिर आपने जब भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना होता है तो आप ये चेक करते हैं कि क्या वाक़ई ही इस कंटेनर के अंदर 5% के हिसाब से पैरासीटामोल मौजूद है या कंपनी ने गलत क्लेम किया हुआ है। तो अगर आपने स्ट्रेंथ बाहर कुछ और लिखी है, दवाई की मिकदार बाहर कुछ और लिखी है, बट अंदर जब उसका टेस्ट किया गया तो अंदर दवाई की मिकदार कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपने फ्रॉड किया है। और इसके साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी हम चेक करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज़ में क्या आ सकता है कि जो दवाई है उसका कलर चेंज ना होता हो, दवाई जो है वो उसके अंदर गुठलियाँ ना बनती हों, उसके अंदर कोई फ्री पार्टिकल्स ना घूम रहे हों, दवाई के अंदर कोई ख़ास किस्म की स्मेल ना क्रिएट हो जाए। तो ये सब की सब चीज़ें क्वालिटी के अंदर आती हैं। बिसाइड रॉ मटेरियल, खाम माल के अलावा द कंटेनर, मशीनरी एंड इवन द पर्सनल शुड गो थ्रू द क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स। यानी कि जब आप दवाई बना रहे होते हैं तो खाम माल जो आप ख़रीदते हैं, इसके साथ साथ आपने वो कंटेनर जिसके अंदर आपने दवाइयों को स्टोर करना है, वो मशीन जिसके अंदर आपने दवाई को बनाना है, इवन वो लोग जिन्होंने मिलकर इस दवाई को इस प्रोसीजर से गुजारना है, जो कि वर्कर्स होते हैं, उनको भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से गुजारा जाता है। अब वर्कर्स की क्वालिटी कंट्रोल से क्या मुराद है कि जो वर्कर्स आपके वहाँ काम कर रहे होते हैं उनके प्रॉपर हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, फेस मास्क होने चाहिए, सर पे कैप्स होनी चाहिए, प्रॉपर उनकी जो है वो डिस्पोजेबल उनके कपड़े होने चाहिए ताकि उसमें किसी किस्म के जर्म्स जो हैं वो मौजूद ना हो। द मेन गोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज़ द एश्योरेंस ऑफ द सेफ्टी टू द पेशेंट, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि जो पेशेंट है उन तक सही क्वालिटी की सही जो आप कह सकते हैं मेयार की दवाइयाँ पहुँचे, उनमें किसी किस्म की कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो। इट इज़ एसेंशियल डैट वेल क्वालिफाइड ट्रेंड पर्सनल बी एम्प्लॉयड। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं वो वेल ट्रेंड हो, उनकी ट्रेनिंग अच्छी से हुई हुई हो और वो जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हों टू सुपरवाइज द फार्मूलेशन, क्योंकि ऑब्वियसली जो दवाइयाँ बनानी है वो मशीनों ने बनानी है, बट मशीनों को ऑपरेट करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए और एम्प्लॉयज़ आपके पास ऐसे होने चाहिए जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, जिनकी प्रॉपर एजुकेशन हो, जिनको पता हो मशीनों को कैसे ऑपरेट करना है, जिनको पता हो स्टेरिलाइजेशन कैसे करनी है चीज़ों की भी और ख़ुद की भी, पैकेजिंग वो ठीक से कर सकते हों, लेबलिंग ठीक से कर सकते हैं और साथ साथ मशीनों की मेंटेनेंस और जो भी आलात आप कटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, मिक्सिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, दवाइयों को तोड़ने के लिए या जैसे हम पेस्टल एंड मोटर यूज़ करते हैं, हम छन्नियाँ इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम इक्विपमेंट्स की हमने मेंटेनेंस भी करनी है, उनमें ज़ंग नहीं लगा होना चाहिए, वो भी जरासीम से पाक होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर वॉशिंग होनी चाहिए, वो प्रॉपर ड्राई होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। अब पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके पास आ सकता है वो आता है क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम अडॉप्टेड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कि जब भी आप किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, क्वालिटी को यकीन दहानी कराने के लिए कितनी तरह के सिस्टम्स काम करते हैं। तो आपने याद रखना है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक छोटे लेवल का सिस्टम होता है, एक उससे बड़े लेवल का सिस्टम होता है और एक सबसे बड़े लेवल का सिस्टम होता है। सबसे पहले कौन आता है, ड्रग मैन्युफैक्चरर, कि सबसे पहली जिम्मेदारी क्वालिटी की किसकी होती है, ड्रग मैन्युफैक्चरर की, यानी जिसकी इंडस्ट्री है, जो ड्रग्स बनवा रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो दवाई की क्वालिटी को मेंटेन करे। उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक और अथॉरिटी होती है जिसको हम कहते हैं नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि दवाइयाँ बना रही होती हैं, उनको देखती है, चेक करती है, ये किसी किस्म की 2 नंबरी तो नहीं कर रहे, ये ठीक से काम कर रहे हैं, इनकी लेबॉर्ट्रीज़ ठीक हैं, इनके पास वर्कर्स हैं, इनका एनवायरनमेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, तो वो इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करते हैं। फिर नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर एक और बड़ी अथॉरिटी होती है जो पूरी दुनिया की जो भी
कौमें हैं जो जितनी भी नेशंस हैं पूरी दुनिया में, अब उन तमाम नेशंस में बनने वाली दवाइयों को चेक करती है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी दुनिया में जितनी भी जो आपके पास ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, ये उनको सुपरवाइज़ करती है, देखती है कि क्या नेशनल ड्रग अथॉरिटीज़ ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो आपने याद ये रखना है कि छोटे लेवल पे ये अथॉरिटी होती है, उसको कंट्रोल करने वाली ये अथॉरिटी होती है, और उसको कंट्रोल करने वाली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब हम एक एक करके इन तीनों अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ड्रग मैन्युफैक्चरर। ड्रग मैन्युफैक्चरर इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट। कि जो दवाई बना रहा है, जिसकी इंडस्ट्री है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो दवाई की क्वालिटी को भी चेक करे, उसकी सेफ्टी को भी चेक करे, और साथ साथ एफिकेसी या उसके काम करने की सलाहियत को भी चेक करे। दे आर लीगली, उनकी ये कानूनी, इखलाकी और आप कह दीजिए समाजी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी लोगों की जो हेल्थ है उसको प्रमोट करें। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल इज़ डन एट द 4 स्टेजेस। ये जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है वो 4 स्टेजेस पे ड्रग की क्वालिटी को चेक कर सकता है। पहली स्टेज ये है कि रॉ मटेरियल, जितने भी रॉ मटेरियल खाम चीज़ें उसके पास आती हैं, डाइल्यूएंट्स आते हैं, बाइंडर्स आते हैं, एपीआई आता है, उन तमाम को रॉ मटेरियल्स कहते हैं। जब तक आपने उनको मिक्स नहीं किया, आपने किसी केमिकल प्रोसीजर से नहीं गुजारा, उसको आप रॉ मटेरियल कहते हैं। जितने भी रॉ मटेरियल्स लेबॉर्ट्री में आए हैं, इंडस्ट्री में आए हैं, जितने भी कंटेनर्स आपने ख़रीदे हैं दवाई को पैक करने के लिए, जितने भी आपने पैकेजिंग के डब्बे ख़रीदे हैं, उन तमाम की क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। इसको हम कहते हैं स्टेप 1 या स्टेज 1, ठीक है। तो जितनी भी यानी दवाई बनाने से पहले तमाम चीज़ों को जो कि दवाई में इस्तेमाल हो रही हैं, उन तमाम की क्वालिटी को चेक करने को हम स्टेज 1 कहते हैं। स्टेज 2 क्या होती है? स्टेज 2 जो है, इसमें सर्टेन चेक्स एंड टेस्ट आर कंडक्टेड टू एंश्योर द परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि जब दवाई बन रही है तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग दवाई जो है वो ठीक से बन रही है, मशीनें ठीक से काम कर रही हैं, उसमें कोई रुकावट तो नहीं आ रही, आप मिक्सिंग ठीक से कर रहे हैं, आप बाइंडिंग ठीक से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज 2। यानी कि जब आप दवाई बनाने से पहले तमाम चीज़ों को चेक करते हैं क्वालिटी को, तो उसको स्टेज 1 कहते हैं। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जब आप, या मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब आप चीज़ों को चेक करते हैं, तो उसको स्टेज 2 कहते हैं। थर्ड में क्या आता है? इसको हम स्टेज 3 कहते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल यूनिट टू अप्रूव मार्केटिंग ऑफ ओनली दोज प्रोडक्ट विच मीट्स द स्टैंडर्ड क्वालिटी। जब आपने स्टेज 2 में से ड्रग को क्वालिटी कंट्रोल से गुजारा और आपने देखा कि मैंने ये दवाइयाँ बनाई हैं और ये दवाइयाँ जो हैं वो वाक़ई ही बिल्कुल जरासीम से पाक हैं और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड के ऊपर पूरी उतरती हैं, तो फिर आपने स्टेज 3 में से उनको फाइनलाइज़ करना है कि इसमें से कौन-सी दवाई ऐसी है जो स्टैंडर्ड को बीट करती है, स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती है और उसको मैंने मार्केट के अंदर सेल करना है, और कौन-सी ऐसी है जो स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं उतरती। फॉर एग्ज़ाम्पल, टैबलेट दरमियान में टूट जाए, या टैबलेट का कलर चेंज हो जाए, या टैबलेट बहुत फूल जाए, तो ये सारी की सारी एबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो इस तरह की टैबलेट्स को आप डिस्कार्ड कर देंगे और जो साफ़ टैबलेट्स होंगे उनको आप मार्केटिंग के लिए निकाल देंगे। तो आपने स्टेज 3 वाली क्वालिटी कंट्रोल कर ली। और लास्ट स्टेज क्या होती है कि इसमें जब आप दवाई को मार्केट में पहुंचा देते हैं, तो मार्केट में पहुंचाने के बाद आप मुख्तलिफ तरह के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए से उस दवाइयों को मुख्तलिफ तरह की फार्मेसी से उठवाते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, और फिर उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या 1 से 2 साल बाद भी हमारी ड्रग की क्वालिटी वही है जो कि 1 साल पहले थी जब हमने इसको मार्केट में पहुँचाया था। तो इस तरह से भी हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो आपने स्टेज वाइज टेस्टिंग जो है वो याद करनी है। स्टेज 1 में क्या है कि दवाई बनाने से पहले हमने टेस्टिंग करनी है तमाम चीज़ों की। स्टेज 2 में हमने दवाई बनाते हुए या दवाई बनाने के बाद तमाम चीज़ों की टेस्टिंग करनी है। स्टेज 3 में हमने उनको अलग-अलग कर लेना है कि कौन सी दवाइयाँ ठीक हैं जो मार्केट में जा सकती हैं और कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिसको हमने डिस्कार्ड करना है। और फाइनल स्टेज में हमने अपनी दवाई को मार्केट करने के बाद 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद उसको मार्केट से उठाना है और फिर उसके हमने चेक करना है कि क्या हमारी जो प्रोडक्ट है वो 1 से 2 साल के बाद भी अपनी जो एफिकेसी है उसको बरकरार रख सकती है या नहीं रख सकती। फिर हमारे पास जो दूसरी अथॉरिटी आती है उसको कहते हैं नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू एंश्योर दैट मैन्युफैक्चरर एंड इम्पोर्टर्स फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेकिंग द स्टैंडर्ड मेडिसिन। ये जो है अथॉरिटी इनके ऊपर होती है। ये देखते हैं कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं या वो लोग जो दवाई को दूसरे मुल्कों में इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या दवाई जो है वो अपने स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती है या नहीं उतरती, ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे। फिर हमारे पास जो तीसरी और सबसे बड़ी अथॉरिटी आती है उसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, इसको हम WHO भी कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल
टू द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों की क्वालिटी को मेक श्योर करना कि वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको ठीक तरह से दवाई मिल रही है, चाहे वो किसी भी मुल्क से आ रही है। तो उन तमाम ममालिक में से मिलने वाली दवाइयों को मेक श्योर करना किसका काम होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। पूरी दुनिया में दवाइयों के बारे में जो गाइडलाइंस आती हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए आती हैं। वो गाइडलाइंस फिर नेशनल ड्रग अथॉरिटी को जाती हैं। नेशनल ड्रग अथॉरिटी उन गाइडलाइंस को ड्रग मैन्युफैक्चरर को देती है और ये जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी दवाई को तैयार करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। देखें, जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ईच एंड एवरी वर्क को रिटन फॉर्म में लेकर आएँ, क्योंकि रिटन फॉर्म जो है वो सबूत होता है कि आपने काम किस टाइम पे किया था, साइन हुए हुए होते हैं, डेट मेंशन होती है। तो कोई भी अगर अथॉरिटी आपके पास चेकिंग के लिए आती है तो आप उसको रिटन फॉर्म में सारी की सारी चीज़ें जो है वो दिखा देते हैं और वो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। सो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप जिस भी लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंटेशन लाजमी तौर पर करनी है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है, उसके लिए कितनी आपने कॉपीज़ तैयार करनी होती हैं, किस कलर से तैयार करनी होती हैं, वो सारी की सारी हम देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन है रिटन स्टेटमेंट ऑफ और प्रूफ ऑफ एनी एक्टिविटी इन द फार्मास्यूटिकल। आप इंडस्ट्री के अंदर कोई भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको रिटन फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में, लिखने की फॉर्म में सबूत के तौर पर रखने को हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू मिनिमाइज़ द रिस्क ऑफ एरर। अगर आप चीज़ों को लिख लेते हैं तो उससे क्या होता है, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ मिरर टू शो द एक्चुअल इमेज ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी। डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली एक अक्स होता है जो कि बताता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी कैसी है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ अच्छी होती हैं वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखती हैं, उनके पास हर चीज़ का प्रूफ होता है हम कि हमारे पास इतना एरिया है इंडस्ट्री का, इतनी एरिया पे हमारी लैब है, लैब में ये रिक्वायरमेंट है, ये मशीनरी हमारे पास है, ये वर्कर हमारे पास है, उनकी ये एजुकेशन है, इतना पैकेजिंग मटेरियल आता है, यहाँ से हम परचेज़ करते हैं, यहाँ पे हम इसको जो है वो सेल करते हैं, हमारी ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये टेस्ट हम करते हैं। तो वो ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने रिटन फॉर्म में लिखी होती है। जब भी नेशनल ड्रग अथॉरिटी उनके पास विजिट के लिए आती है तो वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन उनको दिखा देते हैं और उससे अथॉरिटी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। सो आपकी कंपनी उतनी अच्छी होगी जितनी ज़्यादा आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होगी। रेगुलेटरी बॉडीज़ आर इंटरेस्टेड टू सी द डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट। जब भी कोई भी आपके पास विज़िट के लिए आती है, कोई भी कंपनी या नेशनल ड्रग अथॉरिटी आपके पास विज़िट के लिए आती है आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपके ऑफिस में आते हैं और कहते हैं जी हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाएं कि आपके पास यहाँ पे दवाइयाँ बनाने का लाइसेंस है, आपके पास जगह पूरी है, आपके पास जो भी मशीनें आपको कहा गया था सफाई सुथराई के लिए वो सारी की सारी मशीनें आपकी परचेजिंग है, कहाँ से परचेज़ किया है, कितने में परचेज़ किया है, कब परचेज़ किया है। तो ईच एंड एवरीथिंग की आपके पास क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। गुड डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ सिस्टेमिक प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन। कि एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक प्रॉपर तरीका है जिसके ज़रिए से हम दवाई को बनाते हैं। जब आप दवाई बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, किस मेथड के ज़रिए से बना रहे हैं, उसको भी आप रिटन फॉर्म में लिखें। दवाई की आप चेक कैसे कर रहे हैं, यानी कि दवाई की आपके लिए कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपके पास रिटन फॉर्म में प्रूफ होना चाहिए। आप दवाई को कैसे वेरीफाई करते हैं, दवाई को आप कैसे स्टोर करते हैं, कहाँ से रिसीव करते हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग आपने कहाँ पर लिखनी है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखनी है। बैच रिकॉर्ड इज़ एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट केप्ट अंटिल 1 ईयर ऑफ एक्सपायरी ऑफ द प्रोडक्ट। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से। बैच क्या होता है, बैच ये होता है कि एक ही वक्त में आप एक मशीन के अंदर जितनी दवाइयाँ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास मशीन है, कैप्सूल्स बना रहे हैं आप, और उस मशीन की कैपेसिटी है कि वो एक वक्त में आपके 500 कैप्सूल्स बना सकती है, ठीक है। तो वो जो 500 के 500 कैप्सूल आप एक वक्त में निकालेंगे उसे कहते हैं बैच, क्योंकि उसमें आपने जितने भी दवाई डाली है वो सब की सब 500 के 500 कैप्सूल्स में सेम होगी। तो दैट इज़ कॉल्ड द बैच। के एक वक्त में आप एक मशीन के अंदर जितनी दवाई बनाते हैं, जितनी दवाई आप निकालते हैं, उसको हम बैच कहते हैं। तो बैच का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है कि एक वक्त में हमने 500 टैबलेट्स बनाई हैं या हमने 500 कैप्सूल बनाया तो वो एक बैच हो गया। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक टैबलेट की डिटेल लिखेंगे, आप एक पूरे बैच की डिटेल लिखेंगे। जो गलती एक टैबलेट में होगी वही गलती जो है वो 499 बाकी टैबलेट्स में भी आएगी। सो अगर एक टैबलेट में कोई इशू आएगा तो पूरा का पूरा बैच आप डिस्कार्ड कर देंगे, चाहे वो आपकी लेबॉर्ट्री के अंदर रखा हुआ है, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री के अंदर रखा हुआ है, या आपने उसको मार्केट कर दिया। उसके बाद आप उस पूरे के पूरे बैच को, बैच नंबर लिखा हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल बैच नंबर है A to Z,
ठीक है, अपनी कंपनीज अपने अपने बैच नंबर लिखती हैं, या 1122 ये बैच नंबर है, तो आपने पूरी मार्केट में से सिर्फ 1122 वाली टैबलेट्स होंगी वो उठा लेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर एक टैबलेट में खराबी थी तो उस पूरे बैच के अंदर क्या आ रही होगी, खराबी आ रही होगी। सो आपने बैच का रिकॉर्ड रखना है, कब तक रखना है, 1 साल तक। जब तक आपकी दवाई एक्सपायर नहीं हो जाती उस वक्त तक आपने जो भी दवाई बनाई है उस पूरी दवाई का जो बैच है उसका रिकॉर्ड आपने रखना होता है, ताकि कोई भी अगर आए तो उसको आप चेक करवा सकें। कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीडीपी। जीडीपी होता है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस टू रिड्यूस द एरर, कि आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन को कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो किसी भी ले मैन के हवाले आप कर देंगे जिसको पता ही नहीं है कि लिखना कैसे है, कैसे प्रॉपर एंट्री करनी होती है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपने एक वेल ट्रेंड एम्प्लॉय जो है वो हायर किया हो, जो कि डॉक्यूमेंटेशन को कंट्रोल करे, जिसका काम ही सिर्फ ये हो कि उसने तमाम चीज़ों को रिटन फॉर्म में लाना। जैसे आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे बाकायदा क्लर्क होता है जो कि आपकी फ़ीस ले रहा होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है, आपके एडमिशन्स भेज रहा होता है, तो उसको वो क्या कर रहा होता है, रिटन फॉर्म में सारा डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। तो इसी तरह से आपके पास आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर भी एक प्रॉपर बंदा होना चाहिए जो कि इन तमाम चीज़ों को देखे कि आपने डॉक्यूमेंटेशन को कैसे करना है, अच्छे तरीके से करना है। अब यहाँ पे आपके पास एमसीक्यू आता है कि मास्टर कॉपी ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ शुड बी प्रिपेयर्ड। जब भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो पहले हम रफ काम करते हैं, रफ काम करने के बाद फिर हम उसको बैठ के नीट करते हैं, ठीक है। उस नीट काम को या जो फाइनल कॉपी आपके पास होती है जिसको हम कहते हैं मास्टर कॉपी, जिसमें किसी किस्म की कोई गलती, कोई कटिंग, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल साफ़ सुथरी कॉपी होती है, जिसमें आपने सारी इन्फॉर्मेशन पुट की होती है, उसको हम मास्टर कॉपी कहते हैं। सो मास्टर कॉपी जो है वो हर चीज़ की आपने रखनी है विदाउट कटिंग, उसमें हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए। फाइनल कॉपी शुड बी प्रिंटेड एज द मास्टर कॉपी, कि जब आपने फाइनल बना लिए, पहले मैंने बताया आपको कि आपने सबको रफ लिखा होता है, रफ लिखने में कटिंग भी हो जाती है, आपने आगे पीछे भी लिखा होता है। जब आप उसको फाइनलाइज करते हैं तो उस फाइनल कॉपी को हम क्या कहते हैं, मास्टर कॉपी कहते हैं। और इस मास्टर कॉपी को आपने किससे स्टैम्प करना होता है, रेड इंक से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मास्टर कॉपी किससे स्टैम्प होनी चाहिए, रेड इंक से आपने स्टैम्प करनी है और उसको अपने पास सेव कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इस मास्टर कॉपी की एक फ़ोटो कॉपी कर लेनी है और आपने इसको अपने इसको हम क्या कहते हैं, इस फ़ोटो कॉपी को हम कहते हैं कंट्रोल कॉपी। तो ये शुड बी इशू टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। अब आपने किसी भी डिपार्टमेंट को अगर अपनी प्रोडक्ट की कॉपी भिजवानी है तो आपने मास्टर कॉपी नहीं भिजवानी, बल्कि उस मास्टर कॉपी की जो फ़ोटो कॉपी आपने की है, जिसको आपने क्या कहा है, जिसको आपने कंट्रोल कॉपी कहा है, उस कॉपी को आप किसी भी इदारे के अंदर भिजवा सकते हैं, ये वेरीफाई करने के लिए कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। बट जो ओरिजिनल कॉपी है, जो फाइनल कॉपी है या जो मास्टर कॉपी है जो कि रेड इंक से बनाई थी, वो आपने अपने पास रखनी है कि अगर कोई आपकी इंडस्ट्री में आएगा तो वो उसको चेक कर सकता है। अ रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन फॉर इशूइंग एनी डॉक्यूमेंट विद साइन एंड डेट। जब भी आपने रिकॉर्ड लिखना है या मेंटेन करना है तो जिस दिन का रिकॉर्ड है उसकी डेट भी आपने डालनी है, और जिस बंदे ने रिकॉर्ड स्टोर किया है, लिखा है, उस बंदे के साइन भी होने चाहिए, ताकि पता हो कि अगर रिकॉर्ड में किसी किस्म की खराबी है तो हम किसको जाके पकड़ेंगे, हम उस बंदे को पकड़ेंगे जिसने जाके रिकॉर्ड बनाया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑफिस में क्लर्क बैठे हैं तो आपने अगर आप कहते हैं जी मैंने फ़ीस पे की है, लेकिन आपके डाटा के अंदर नहीं आ रही कि आपने फ़ीस पे की है, तो आप जाके उस बंदे को पकड़ेंगे ना जिसको आपने फ़ीस पे की होगी, क्योंकि उसके साइन हुए हैं। आप कहेंगे मेरे पास तो पर्ची है, मैंने तो आपको फ़ीस पे की है, आपके साइन हुए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी रिकॉर्ड लिख रहा होता है उसने अपने साइन भी करने होते हैं और डेट भी मेंशन करनी होती है कि इस डेट को ये वाला काम हुआ है। एवरी डॉक्यूमेंट शुड हैव इफेक्टिव डेट। हर डॉक्यूमेंट में एक प्रॉपर डेट होनी चाहिए। उसको आपने ऐसा नहीं करना कि एक दफ़ा आपने डॉक्यूमेंट बना दिया तो दोबारा आपने उसको देखना ही नहीं है कि इसमें कोई गलती हो है या नहीं। ऑब्वियसली ये ह्यूमन है, ह्यूमन एरर होते हैं, तो आपने उसको रिव्यू करते रहना है कि इसमें हम कैसे बेहतरी कर सकते हैं, इसमें कोई गलती तो नहीं है, और उसको फिर आपने वक्तन फ़वक्तन रिवाइज़ भी करना होता है। देन हमारे पास आता है जी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, कि डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाने चाहिए, क्यों, तो हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए टू डिफाइन द स्पेसिफिकेशंस, कि हमने किस तरीके से अपनी दवाई बनाई है, एंड प्रोसीजर, और किस मेथड के ज़रिए से हमने दवाई बनाई है फॉर ऑल द मटीरियल्स। उसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्स हो। अदरवाइज़ मैं अगर ज़बानी कहूँ कि मैंने अपनी दवाई के अंदर ये भी डाला है, ये भी डाला है, ये भी डाला है, मैंने यूएसपी के थ्रू बनाई है, तो मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा जब तक मैंने उसको हर चीज़ को रिटर्न फॉर्म में विद सबूत मैंशन ना किया हो। टू इंश्योर दैट ऑल द एम्प्लॉयज़ नो व्हाट टू डू। आपकी डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि आपके पास जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, डेली उनके साइन होते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने आज कौन सी प्रोडक्ट बनाई है, किसके हाथों से कौन सा बैच नंबर निकला है। तो एम्प्लॉयज़ के बारे में आपकी सारी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में होती है, उनके साइन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई बैच बनाया है तो जब मैं बैच बनाऊँगी तो मैं उस पे साइन भी करूँगी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि ये वाला जो बैच है ये मेरी निगरानी में बना है। तो अगर उस बैच में किसी किस्म का कोई इशू आएगा तो वो मुझसे पूछ-गुछ करेंगे कि आपकी निगरानी में ये बैच बना था तो इसमें गलती कैसे आ गई है।
तो इसलिए आपके एम्प्लॉयज़ को भी पता होता है कि हमने बहुत केयरफुली काम करना है, क्योंकि अगर कोई गलती हुई तो हमसे पूछ-पूछ होगी। टू एंश्योर दैट ऑथराइज्ड पर्सन हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैच ऑफ अ ड्रग। डॉक्यूमेंटेशन का मकसद ये भी होता है कि जिस बंदे के ज़िम्मे आपने जो बैच लगाया है, उसको उस बैच के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इस इन्फॉर्मेशन को उसने रिटन फॉर्म में लेकर आना है। टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर हो जाती है, कोई छानबीन होती है, तो आपको अपने आप को क्लियर करने के लिए आपके पास कोई रिटर्न सबूत मौजूद होता है। टू इंश्योर दैट डाटा इज़ अवेलेबल फॉर रिव्यू एंड द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अगर कोई कंपनी या कोई भी पर्सन उठ के ऊपर आपके ऊपर ब्लेम कर देता है कि ये बंदे ठीक से काम नहीं कर रही है, इनकी कंपनी फ्रॉड है, तो आप अपने डाटे को, अपने डॉक्यूमेंटेशन को किसी भी बड़ी अथॉरिटी के पास भेज सकते हैं कि आप हमारे फॉर एग्जाम्पल नेशनल ड्रग अथॉरिटी है, आप उसको दे सकते हैं कि मेरे पास ये डाटा अवेलेबल है, आप इसको रिव्यू कर लें, इसको चेक कर लें, इसमें अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। इसमें जस्ट आपने नाम याद करने हैं कि कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की टाइप्स में आपके पास आता है कि आपने बैच, मैंने आपको बताया है कि जब आप एक तरह की एक ही वक्त में दवाइयों को बल्क में तैयार करते हैं तो उन तमाम दवाइयों को हम क्या कहते हैं, बैच कहते हैं। बैच का रिकॉर्ड रखना है। बिल्स, जो भी दवाइयाँ आप ख़रीद रहे हैं, जो भी मटीरियल्स, खाम माल आप ख़रीद रहे हैं, पैकेजिंग की मटीरियल्स ख़रीद रहे हैं, आप कंटेनर्स ख़रीद रहे हैं, तो उसके बिल्स आपने रखने होते हैं। स्पेसिफिकेशंस, किन असूलों के तहत आप दवाइयाँ बना रहे हैं, यूएसपी के थ्रू बना रहे हैं, आप बीपी के थ्रू बना रहे हैं, आप नेशनल फार्मूलरी के थ्रू दवाई बना रहे हैं, वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस आपने लिखनी होती हैं। पॉलिसीज़ क्या हैं आपकी, ज़ाहिर है हर इदारे की कोई ना कोई कवानीन होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में होने चाहिए। प्रोटोकॉल्स क्या हैं कि आपका बुनियादी मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे हमारा प्रोटोकॉल है हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, तो ये हमारा मकसद ये है दवाई का कि सेहत जो है वो सबके लिए है, या हम चाहते हैं कि जी लो कॉस्ट पे हम अच्छी दवाइयाँ लोगों को दें। तो आपके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, हमारे प्रोटोकॉल्स हैं सेफ्टी होनी चाहिए, हमारा प्रोटोकॉल है हेल्थ होनी चाहिए, हमारा प्रोटोकॉल है दवाई की कीमत कम होना चाहिए, हमारा प्रोटोकॉल है क्वालिटी ऑफ ड्रग अच्छी होनी चाहिए। साथ-साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के जो आप प्रोसीजर्स या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वर्क इंस्ट्रक्शंस, आपके एम्प्लॉयज़ को आपने प्रॉपर रिटन फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आपने ये वाला लिबास पहनना है, आपकी कैप्स होनी चाहिए, आपकी टाइमिंग ये होनी चाहिए, आपने यहाँ पे रिकॉर्ड रखना है, यहाँ पे साइन करने हैं। वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपने रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में अपने एम्प्लॉयज़ को बतानी होती हैं। टेस्ट मेथड्स, आप किस मेथड्स के ज़रिए से टेस्ट कर रहे हैं, आप बीपी के अकॉर्डिंग टेस्ट कर रहे हैं या आप यूएसपी के अकॉर्डिंग टेस्ट कर रहे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल टैनिन्स डिटेक्ट करने हैं, तो टैनिन्स के लिए आप कौन-कौन, क्योंकि एक चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारी तरह के टेस्ट होते हैं, उनमें से आपकी कंपनी या आपकी इंडस्ट्री किस टेस्ट को फॉलो करती है, आपने उनके नाम मेंशन करने होते हैं। फिर है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट होता है जब भी आप जो भी काम करेंगे तो उसको फिर आपने शॉर्ट फॉर्म में एक पेज के ऊपर मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल जिसको आप कहते हैं कि इंडेक्स बनाना, जब आप प्रैक्टिकल नोटबुक बनाते हैं ना, तो उसमें आप जितने भी आपने प्रैक्टिकल्स की हेडिंग लिखी हुई होती है, सारे प्रैक्टिकल्स की हेडिंग को आप स्टार्ट में लिख देते हैं, ताकि आपको याद रहे कि हमने इस बुक के अंदर ये चीज़ें लिखी हैं, तो इसको कहते हैं चेकलिस्ट। फिर है फॉर्म या लॉग शीट्स बनानी, यानी कि अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो आपने लॉग शीट्स बनानी है। ट्रेनिंग असेसमेंट करनी है, आपने देखना है कि आपके जो नए वर्कर्स आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है। आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी रखना है, ज़रूरी नहीं है कि आपने बस चीज़ों को लिखना है, आपने उसको मोबाइल्स की फॉर्म में, आपने उसको पीडीएफ्स की फॉर्म में, आपने उसको कंप्यूटर की फॉर्म में, ईमेल्स की फॉर्म में भी अपने पास जो है वो महफूज करना है। सम टाइम आग लग सकती है, कोई और हादसा हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिकॉर्ड जल सकता है, तो कहीं न कहीं आपने उस रिकॉर्ड को किसी न किसी जगह पे और भी सेव करना होता है। देन आता है हार्ड कॉपी, आपने उसको सॉफ्ट फॉर्म में भी रखना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की फॉर्म को हम सॉफ्ट फॉर्म कहते हैं, और जब अगर आप उसको पेज की फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये हार्ड कॉपी फॉर्म है। फिर आपने सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस भी आपने रखने होते हैं। टेक्निकल ट्रांसफ़र रिपोर्ट्स आपने ये भी रखनी है, साथ साथ वैलिडेशन डॉक्यूमेंटेशन कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वैलिड हैं, किसी अथॉरिटी ने उसको आके चेक किया हुआ है, उसको ओके किया हुआ है, वो भी चीज़ आपने अपने पास रखनी होती है। लास्ट आपके पास एक डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको आप एसओपी भी कहते हैं, या आपसे एमसीक्यू भी आ सकता है। व्हाट इज़ एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसका मतलब है कि जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी आप दवाइयाँ बना रहे हैं, वो सारी की सारी किस तरीके से बनानी चाहिए, स्टैंडर्ड तरीके से, जो कि आपकी जो ऑफिशियल बुक्स हैं उसके अंदर जो मेथड्स मेंशन किए हुए हैं, उन मेथड्स के अकॉर्डिंग जब आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसको आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये आपको इंस्ट्रक्शन देता है तमाम स्टेप्स और एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि आपने प्रोसीजर के दौरान करनी होती हैं,
एनी डेविएशन मीन मुड़ जाना या मुखालफत करना फ्रॉम गिवन SOP इज़ थॉरली इन्वेस्टिगेटेड। अगर आपने जो भी आपको हुकूमत की तरफ से एक मेथड दिया गया है कि आपने इस मेथड के ज़रिए से दवाई बनानी है, अगर आपने उससे थोड़ा सा भी डेविएट किया, उससे मुखालफत की, तो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो सकती है। तो ये था जी आज का टॉपिक अबाउट डिटेल क्वालिटी कंट्रोल। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और कॉलेजेस ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।